Hello everyone, welcome to my YouTube channel Chemistry from Zero. So this is the part 1 of thermodynamics. लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तक पहुंच गए थे. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, फिर पार्ट सेकंड देखिए. मैं डिस्क्रिप्शन में पार्ट फर्स्ट की लिंक अटैच कर दूंगा, सो वहां से आप देख सकते हैं. लेट्स बिगिन नाउ. तो नाउ वी हैव टू सी द स्पेशल केसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को क्या करेंगे? डिफरेंट केसेस पे स्टडी करेंगे. तो हमने क्या पढ़ लिया था कि del U इक्वल्स टू Q प्लस W. ये बोलता है फर्स्ट लॉ दैट द टोटल एनर्जी Q क्या है? एनर्जी एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, और वर्क W क्या है? वर्क डन ऑन द सिस्टम और बाय द सिस्टम. एंड del U इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी. डिफरेंट प्रोसेस में क्या चेंज हो रहा है इस फॉर्मूले में, वो हमको पढ़ना है. सो फर्स्ट प्रोसेस इज आइसोथर्मल. आइसोथर्मल कंडीशन हम लेते हैं फर्स्ट. आइसोथर्मल मींस मैंने क्या बताया था? आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. टेम्परेचर कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है व्हिच मींस del U जो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का फंक्शन है, व्हिच मींस del U विल बी इक्वल्स टू 0. दिस गिव्स Q इक्वल्स टू माइनस W. सेकंड प्रोसेस हमको पढ़नी है आइसोबारिक. क्या बताया था मैंने? आइसोबारिक कैसे याद रखना? आइसोबारिक मतलब प्रेशर की यूनिट क्या है? बार है. सो व्हिच मींस सेम प्रेशर, व्हिच मींस प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है. प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट. सो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या बोल सकते हैं हम? डेल पी जो है 0 हो जाएगा. चेंज इन प्रेशर 0. सो हमारा W क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट है, सो W होता है माइनस PdV. सो फॉर्मूला विल बिकम del U इक्वल्स टू Q minus W, Q plus W, so it will be Q minus PdV. So del E will be equals to Q minus PdV. So this is the formula for isobaric conditions. The third condition is isochoric. Isochoric process. In isochoric process, what remains constant? वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम चेंज नहीं होती सिस्टम की. ना ही सिस्टम में कंप्रेशन होता है, ना ही सिस्टम में एक्सपेंशन होता है. सो इन दिस केस वॉल्यूम कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गई हमारी तो वर्क क्या होता है? माइनस PdV. तो del V क्या हो गया? 0. अगर del V 0 हो जाएगा तो W माइनस P इंटू 0, तो W भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो del U विल बी इक्वल्स टू Q plus 0. This will give del U equals to heat. तो जितनी भी हीट एब्सॉर्ब्ड होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? The heat absorbed will be compensated by change in internal energy. जो now fourth condition is very important, adiabatic process. So adiabatic process मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था. क्या होती है adiabatic process? Where there is no flow in or out of thermal energy. मतलब थर्मल एनर्जी का ना ही वो अंदर आती है सिस्टम सराउंडिंग में, और ना ही सराउंडिंग से सिस्टम में जाती है. सो इन दिस केस हीट कांस्टेंट व्हिच मींस dq इज इक्वल्स टू 0. देयर इज नो चेंज इन द हीट. सो इन दिस केस del U विल बी इक्वल्स टू W. del U is equals to W. जितना भी वर्क सिस्टम करेगा या सिस्टम पे होगा, that will be equal to change in internal energy. Now the last case for this first law of thermodynamics is very important, that is free expansion. free expansion का केस क्या होता है? देखो वर्ड से पता लग रहा होगा आपको. फ्री एक्सपेंशन मतलब बिना किसी फोर्स के गैस एक्सपेंड हो रही है फ्रीली, which means there is no external pressure applied. तो फ्री एक्सपेंशन में क्या होगा? P एक्सटर्नल 0 के इक्वल हो जाएगा. अगर P एक्सटर्नल 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है W का? W होता है माइनस P एक्सटर्नल del V. P एक्सटर्नल 0 हो गया तो W भी क्या हो जाएगा? 0. सो इन दिस केस वर्क डन बाय द गैस इज 0 बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर. सो वर्क डन बाय द गैस इज 0. सो del U विल बी इक्वल्स टू Q. So that is also very important because question में क्या होता है? They said that this is the case of free expansion. So in free expansion you should know that you have to take P external as 0. So these are the 5 cases of first law of thermodynamics. Now see this condition carefully. So at constant volume
द चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, जब कांस्टेंट वॉल्यूम था तो हमारा क्या हो गया, डेल यू इक्वल्स टू क्यू। सो यहाँ पे क्यू वी लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू वी, वी मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हम क्या लिख सकते हैं, so the heat absorbed at constant volume is equal to internal energy, so that's how also we can define the internal energy। but अब अगर at constant pressure पे qp किसके इक्वल होगा, now the next term arises that at constant pressure what will be the value of heat। so for this there is a new term which has been introduced, that is enthalpy, so qp is equals to del h। there is a new term which is enthalpy of a reaction or enthalpy, the heat absorbed at constant pressure। for this we can write the heat absorbed at constant pressure is equal to enthalpy। so enthalpy is denoted by h, derive करेंगे इस फॉर्मूले को। so let's at constant pressure हम ले लेते हैं, at constant pressure हमारा फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, at constant pressure del u equals to qp plus w। now qp को लिखा मैंने क्योंकि at constant pressure है, heat absorbed at constant pressure, so del u equals to w। now del अब क्या लिखेंगे हम, del u equals to w क्या होता है, w होता है माइनस पी डीवी। अब qp की वैल्यू निकालनी है हमको, so qp will be equals to del u plus p dv। del u को लिखते हैं u2 minus u1 और dv को लिखते हैं p v2 minus v1, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं p से, सो u2 minus u1 will remain same, u2 minus u1 सेम रहेगा, प्लस p v2 minus p v1। अब u2 को p v2 के साथ लिख देते हैं एंड u1 को p v1 के साथ, सो u2 plus p v2 माइनस कॉमन लेके u1 plus p v1। so now this will be equals to this, there will be a new term which is called enthalpy। ये क्या हो जाएगा, so ये किसके इक्वल हो जाएगा, u2 plus pv2, u2, so मैं यहाँ पे लिख रहा हूं qp equals to, this will be equals to h2 and this will be equal to h1, h2 minus h1 will be equals to del h। so the heat absorbed at constant pressure is equal to enthalpy, or we can say change in enthalpy, okay, change in enthalpy। so this is the new एनर्जी टर्म इन थर्मोडायनेमिक्स। सो हमने क्या देख लिया, qp इक्वल्स टू del h, और क्या देखा हमने कि h किसके इक्वल है, u प्लस pv के। अगर del h लेंगे तो del h इक्वल्स टू del u प्लस p del v, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, तो अगर मैं v dp लिखूंगा pv, अगर मैं लिखूंगा v dp v del p लिखूंगा तो v del p क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो। वाई, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। सो हमारा क्या हो जाएगा, del u प्लस p del v, del h equals to del u plus p del v। so this is the formula which you have to keep in your mind, क्योंकि इस फॉर्मूले से क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। नाउ हम नेक्स्ट निकालेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन, सो इसको हम और फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, बिकॉज वी नो p del v equals to del ng rt। del ng is what, del ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स, गैशियस प्रोडक्ट्स, जो कि गैशियस स्टेट में हो, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बहुत ही यूजफुल है थर्मोकेमिस्ट्री, जब हम स्टार्ट करेंगे तो del ng के बारे में पढ़ेंगे। del ng क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स। सो मैं del h लेकर लिख दूंगा del u प्लस del ng RT। So this is also the formula which you have to remember. This is in terms of moles and this is in terms of pressure and volume। देखा QP equals to del H देखा, so QP will be positive। तो del H का पॉजिटिव होता है जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, ओके। del H का पॉजिटिव होगा जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब जब हीट सप्लाई करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल साइड, सो एंडोथर्मिक। एंड QP नेगेटिव कब होगा, QP नेगेटिव होगा इन केस ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
नाउ नेक्स्ट जो हमको इस क्लास में पढ़ना है दैट इज द टॉपिक हीट कैपेसिटी. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ हम इसको समझेंगे कैसे. पहले हम इसको समझते हैं फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे. सो हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक हम सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं. ये हमारा सिस्टम है, इसमें मैंने हीट पास करी. हीट पास करने पे क्या होगा? सिस्टम हीट को, अगर मैं बोलूं कि मैंने हीट पास करी, सिस्टम क्या करेगा? सिस्टम स्टोर्स एनर्जी. एनर्जी स्टोर करेगा. एनर्जी स्टोर करने से क्या होगा? जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस. क्या बोला मैंने कि सिस्टम जो है अगर हम हीट पास करेंगे तो स्टोर करेगा एनर्जी. एनर्जी स्टोर करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ेगी. जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा. तो टेम्परेचर इंक्रीजेस. क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीजेस. मतलब सिस्टम में क्या होगी? हीटिंग होगी. सिस्टम में क्या होगी? हीटिंग होगी. मतलब हमने क्या बोला कि मैंने हीट पास करी तो टेम्परेचर बढ़ गया. पहले अगर 80 डिग्री था तो बाद में क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया. तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो Q है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर के. जितना ज्यादा हम हीट देंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर चेंज होगा. तो क्या बोल सकता हूं मैं? जब प्रोपोर्शनल साइन में हटाऊंगा तो बोलूंगा Q इक्वल्स टू C डेल T, वेयर C इज द हीट कैपेसिटी. C इज द हीट कैपेसिटी. कैसे डिफाइन करेंगे हम हीट कैपेसिटी को? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम by 1 degree Celsius is called heat capacity. The heat required, so this is the definition, the heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. मतलब हमको कितनी हीट देनी पड़ेगी जिससे कि जो टेम्परेचर सिस्टम का है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए. So this is the formula. So Q equals to C del T. Now इसमें भी दो तरह के हीट कैपेसिटी होती है. फर्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी. आपको वर्ड से ही पता लग रहा होगा. मोलर मतलब पर मोल, जो एक मोल के लिए है. सो हियर द डेफिनेशन रिमेन सेम, जस्ट द यूनिट मास ऑफ अ यूनिट मास की जगह क्या आ जाएगा? ऑफ 1 मोल. सो ये 1 मोल के लिए डिफाइन होगा. तो इसके लिए क्या होगा फॉर्मूला? सो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल T. अभी 1 मोल के लिए है तो हम क्या लिख देंगे? C इक्वल्स टू Q अपॉन N डेल T. तो ये 1 मोल के निकल जाएगा. मोलर हीट कैपेसिटी इज नोटेड बाय Cm. So Cm will be equals to C upon N, means the heat capacity per mole. C is what? C is heat capacity and N is mole. So molar heat capacity will be equals to heat capacity per mole. Now the next is specific heat capacity. Specific heat capacity. So in both the conditions क्या करा हमने जो क्वांटिटी है वो फिक्स कर दी है. इसमें 1 मोल कर दिया है. इसके लिए ये किसके लिए होता है? ये होता है 1 ग्राम के लिए. तो इसके लिए हमारी डेफिनेशन क्या बन जाएगी? द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो ये किसके लिए डिफाइन होता है? 1 ग्राम के लिए डिफाइन होता है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके लिए डिफाइन होती है? 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन होती है. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CS विल बी इक्वल्स टू C अपॉन मोलर मास. M stands for molar mass. मोलर मास. तो अगर आपको अगर कोई भी किसी भी ग्राम के अंदर दे रखा है, सो अगर आपको 1 ग्राम के लिए चाहिए तो यू हैव टू डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट. सो एग्जांपल लेते हैं वाटर का. तो वाटर का जो केस होता है ना, वाटर के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. लार्ज हीट कैपेसिटी. लार्ज हीट कैपेसिटी मतलब कि हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू रेज इट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. तो हमको लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस. नाउ हम यूनिट देख लेते हैं. सो मैंने क्या लिखा कि C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल T. सो Q की यूनिट क्या होती है? Q की यूनिट होती है जूल. सो इट विल बी जूल पर केल्विन. सो द ऐसा यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी इज जूल पर केल्विन. अब हम दो कंडीशन देते हैं. एट कांस्टेंट प्रेशर
अगर मैं एट कांस्टेंट प्रेशर Q की वैल्यू निकालूं इस फॉर्मूले से, तो इट विल बिकम QP विल बी इक्वल्स टू C del T, ये बनेगा। हमको पता है QP किसके इक्वल है, QP इज इक्वल टू del H। अब क्योंकि यहाँ पे एक प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं लिख देता हूं CP। ओके, व्हाट इज CP? CP इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सिमिलरली एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगर मैं लिखूं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लिखूं तो क्या हो जाएगा, QV इक्वल्स टू CV del T। और QV किसके इक्वल है, अभी हमने देखा लास्ट टॉपिक में, QV विल बी इक्वल्स टू del U। नाउ आगे हम देखते हैं कि हम CP और CV के बीच में रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। नाउ ये हमारा फॉर्मूला हो गया। हमको पता है कि del H, हमको क्या पता है, del H इक्वल्स टू del U प्लस del NG RT होता है। ये फर्स्ट लिख दो, इसको सेकंड लिख दो। del NG RT है। अब मान लेते हैं हम फॉर 1 मोल, सो फॉर 1 मोल लिख सकता हूं मैं del H इक्वल्स टू del U प्लस del ऑफ RT। अब R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सो क्या हो जाएगा, del U प्लस R del T। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड del H की वैल्यू रखते हैं हम और del U की वैल्यू रखते हैं। del H की वैल्यू क्या है, CP del T, और del U की वैल्यू क्या है, CV del T प्लस R del T। del T कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम CP इक्वल्स टू CV प्लस R। क्या पता लग रहा है, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज हायर। इससे क्या पता लग रहा है, इस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है, दैट CP इज ग्रेटर देन CV, that the heat capacity at constant pressure is always greater than heat capacity at constant volume. So हम यहाँ लिख सकते हैं CP minus CV equals to R. So this is the formula, or this is the relationship between CP and CV which you have to keep in your mind. आगे अगर एक्सपेरिमेंटली हमको del H और del U की वैल्यू निकालनी, मींस चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो कौन से एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। bomb calorimeter से, with the help of bomb calorimeter we can experimentally find del H and del U। we can experimentally find del H and del U। now जो नेक्स्ट टॉपिक हमको इस क्लास में पढ़ना है वो है एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सपेंशन हो रहा है और एडियाबैटिकली हो रहा है। एडियाबैटिक में क्या होता है, एडियाबैटिक में देयर इज नो चेंज इन द हीट। सो हमारा फॉर्मूला होता है del U इक्वल्स टू, और एक्सपेंशन है इसलिए Q माइनस W लिख रहा हूं मैं। अगर जीरो हो जाएगा तो del U इक्वल्स टू माइनस W। इससे क्या पता लग रहा है, इस एक्सप्रेशन से del U इक्वल्स टू माइनस W, मतलब अब सिस्टम अगर वर्क कर रहा है तो वो कंपनसेट कैसे होगा, वो वर्क कंपनसेट कैसे होगा, वो कंपनसेट होगा डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी से। जो वर्क कंपनसेट होगा, वर्क कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो, यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने क्या बोला कि वर्क हो रहा है तो वर्क किससे कंपनसेट होगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी से, क्योंकि वर्क कौन कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। सो वर्क कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई तो टेम्परेचर डाउन होगा, क्योंकि हमको पता है कि टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अगर इंटरनल एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है मतलब टेम्परेचर डिक्रीजेस, टेम्परेचर डिक्रीजेस। यहां तक आपको समझ आया। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन डिराइव करते हैं। अब हमको पता लग गया del U इक्वल्स टू माइनस W, दैट इज माइनस PD। और हमने हीट कैपेसिटी में क्या पढ़ा था, दैट del U इक्वल्स टू CV del T। दोनों को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। सो माइनस P del V इज इक्वल्स टू CV del T। नाउ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं आइडियल गैस की। आइडियल गैस में क्या होता है, PV इक्वल्स टू nRT। फॉर 1 मोल में बात करो अगर, तो PV इक्वल्स टू RT। अगर मेरे को P की वैल्यू रखनी है तो क्या हो जाएगा, P इक्वल्स टू RT अपॉन V। तो P की जगह मैं लिखता हूं माइनस RT अपॉन V del V इक्वल्स टू CV del T। अब मैं क्या करूंगा, T को उधर भेज दूंगा, तो ये हो जाएगा माइनस R अपॉन V dV और del V CV del T अपॉन T। नाउ क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशिएशन फॉर्म है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा।
सो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, माइनस आर अपॉन वी डेल वी इक्वल्स टू सी वी अपॉन टी डेल टी। यहां पे मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं v1 से v2, यहां पे कर रहा हूं t1 से t2। सो व्हेन यू सॉल्व दिस, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन v का इंटीग्रेशन होता है ln v। सो माइनस r ln v2 बाई v1, ये मैंने डायरेक्ट लिखा है। उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, cv 1 अपॉन टी का ln t हो जाएगा, जब हम ln t t1 t2 क्या हो जाएगा, ln t2 बाई t1, और हो जाएगा माइनस r ln v2 बाई v1। आगे लिख सकता हूं मैं cp माइनस cv ln v2 बाई v1 इक्वल्स टू cv ln t2 बाई t1। मैंने क्या करा, आर को सीपी माइनस सीवी लिख दिया। अभी हमने लास्ट टॉपिक में हमने ये देखा था कि कैसे हुआ आर इक्वल सीपी माइनस सीवी। मैंने आर को क्या लिख दिया, सीपी माइनस सीवी। अब मैं क्या करूंगा, सीवी को इधर ले आऊंगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, हमारा बन जाएगा माइनस, पहले से है सीपी, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने माइनस, प्लस सीवी अपॉन सीवी उधर से आ गया, और हमारे पास क्या है ln v2 बाई v1 इक्वल्स टू cv इधर आ गया, तो ln t2 बाई t1 बचा यहाँ पर। अब मैं डिवाइड कर रहा हूँ cp अपॉन, अब यहाँ पे हम cp अपॉन cv करेंगे तो यहाँ पे एक नया टर्म जनरेट होगा। cp अपॉन cv करने पे ये होता है गामा, तो cp अपॉन cv होता है गामा, तो माइनस गामा cv अपॉन cv हो जाएगा प्लस 1 ln v2 बाई v1 इक्वल्स टू ln t2 बाई t1। अब मैं क्या करता हूं, नेगेटिव कॉमन लेता हूं वापस, तो क्या बन जाएगा, ये गामा माइनस 1, और वो नेगेटिव जो कॉमन आएगा उससे मैं ln के नेगेटिव को नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाय ln नेगेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो गामा माइनस 1 ln v1 बाय v2 इक्वल्स टू ln t2 बाय t1। ना आप क्या करूंगा, अब गामा माइनस 1 ln का जो हमारा प्रॉपर्टी होती है, जो बेस होता है वो पावर में चले जाते हैं। सो मैं अब यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ln v1 अपॉन v2, ये क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, गामा माइनस 1 इक्वल्स टू ln t2 बाई t1। ln से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, v1 अपॉन v2 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। और लिख सकता हूं मैं t1 v1 गामा माइनस 1, जस्ट मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, t2 v2 गामा माइनस 1। और क्या लिख सकता हूं, क्योंकि t1 v1 इक्वल टू t2 v2 है, मैं लिख सकता हूं tv गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। इसी से हम दो इक्वेशंस और डिराइव करेंगे। ये किसी फॉर्म में आया, टी और वी की फॉर्म में, एक हम करेंगे पी और वी की फॉर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम की फॉर्म में, और एक हम करेंगे प्रेशर और टेम्परेचर की फॉर्म में। सो एक बार ये डेरिवेशन देख लो, और कहीं भी डाउट आए तो जस्ट कमेंट। क्या डिराइव कर लिया हमने, डिराइव कर लिया टीवी गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, जहां पे गामा क्या है, गामा इज द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी, द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम हमारे पास एक आइडियल केस इक्वेशन है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ये फर्स्ट केस के लिए मान लेते हैं हम प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर डिफरेंट है, मोल्स कांस्टेंट है। सो P1 V1 एंड RT1, ऐसे लिख सकता हूं P2 V2 एंड RT2। तो अगर मैं सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन P1 V1, ये मिल गया मुझे। अब मैं इस इक्वेशन से लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, T1 V1 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस 1, T2 अपॉन T1 लिखता हूं, T2 अपॉन T1 किसके इक्वल हो जाएगा, T2 अपॉन T1 हो जाएगा V1 अपॉन V2 के इक्वल, V1 गामा माइनस 1
V2 गामा माइनस वन, T2 अपॉन T1 किसके इक्वल है? P2 V2 के। सो P2 V2 अपॉन P1 V1। ये समझ आ रहा है ना? V1 गामा माइनस वन, V2 गामा माइनस वन किसके इक्वल हो गया? P2 V2 अपॉन P1 V1 के। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V1 की पावर 1 है यहाँ पर, और वहां पे गामा माइनस वन है, तो गामा माइनस वन प्लस वन माइनस 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 प्लस माइनस वन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो इट बी V गामा। सो P1 V1 गामा इक्वल टू सेम यहाँ पर भी होगा P2 V2 गामा। सो अब क्या हो सकता है? PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। सेम हम थर्ड इक्वेशन निकालेंगे। थर्ड इक्वेशन हम किससे निकालेंगे? सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। तो वहां पे सेकंड इक्वेशन क्या आई? PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। V की वैल्यू कर सकते हैं, PV इक्वल्स टू RT है फॉर 1 मोल। V की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से? RT अपॉन P। अब V की वैल्यू इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दो। हमारे पास इक्वेशन है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। अब मैं यहां से क्या कर रहा हूं? V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। सो P1 R सेम रहेगा, T1 अपॉन P1 बनेगा गामा। P2 R सेम रहेगा, T2 P2 गामा। R से R कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बिकम, और P1 की पावर गामा है, ऊपर क्या है? 1 है, तो 1 माइनस गामा हो जाएगा। तो T1 P1 1 माइनस गामा इक्वल्स टू P2 T2 P2 1 माइनस गामा। सो इट विल बी, लिख सकते हैं हम TP 1 माइनस गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दीज आर थ्री इक्वेशंस of ideal gas for adiabatic expansion which you have to keep in mind। ये इक्वेशंस कैसे आई, डेरिवेशन कैसे हुआ, इससे इस इक्वेशन से कोई भी एक इक्वेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। सो हमारी तीनों इक्वेशंस, और तीसरी इक्वेशन क्या थी हमारी? TV गामा माइनस वन इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो दीज आर थ्री इक्वेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम निकालेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। हम कंपेयर करेंगे कि आइसोथर्मल में ज्यादा वर्क होता है या एडियाबैटिक में ज्यादा वर्क होता है। तो आइसोथर्मल में क्या हो रहा है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हमारा कौन सा वर्क होगा? पीवी वर्क होगा। पीवी वर्क मतलब पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये इक्वेशन बोल सकते हैं हम। और ये इक्वेशन कहां से आई है? बॉयल्स लॉ से आई है। बॉयल्स लॉ से आई है, ठीक है। पीवी वर्क। अगर एडियाबैटिक की बात करें हम, एडियाबैटिक में क्या होता है? हीट कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट होती है, और हमारा जो वर्क होता है वो क्या होता है? तो पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये जो हमारी इक्वेशन है एडियाबैटिक के लिए, और वो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट जो कि आइसोथर्मल के लिए है। अब जो गामा होता है वो 1 से ज्यादा होता है हमेशा। अगर मोनोएटॉमिक गैस के लिए देखें, फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा इज इक्वल्स टू 1.33। तो गामा हमेशा हमारा ज्यादा होता है, 1.33 होता है। अगर हम कॉन्सेप्चुअली समझे इस इक्वेशन को, तो हमारा क्या हो रहा है आइसोथर्मल में? आइसोथर्मल में हमारा क्या हो रहा है? क्योंकि आइसोथर्मल में क्या है? हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल टी 0 और डेल यू 0, तो Q किसके इक्वल हो गया? W के। मतलब जितनी भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, जितनी भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं, जितनी भी हीट हम सिस्टम को दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रही है? वो सारी की सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। उस पूरी हीट से क्या हो रहा है? सिस्टम वर्क कर रहा है। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। बट एडियाबैटिक में क्या है? अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक की, तो एडियाबैटिक में तो टेम्परेचर चेंज होता है, Q 0 होता है। वर्क डन बाय द गैस वो किसके एक्सपेंस पे होगा? इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे होगा। जो वर्क होगा डेल यू होगा वो किसके इक्वल होगा? माइनस डब्ल्यू के इक्वल। मतलब जो जितना सिस्टम वर्क करेगा वो उसकी वजह से क्या होगा? इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो टेम्परेचर फॉल करेगा, टेम्परेचर फॉल करेगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी तो हमारा जो कर्व बनाएंगे हम पीवी का, अगर हम पीवी ग्राफ का कर्व बनाएंगे तो एडियाबैटिक का क्या बनेगा? स्टीपर बनेगा। अगर पीवी का बनाए ग्राफ तो ये बनेगा हमारा आइसोथर्मल के लिए,
ये बनेगा एडियाबैटिक के लिए। ये हमारा आइसोथर्मल के लिए ग्राफ है। आइसोथर्मल मतलब पीवी कांस्टेंट, और ये एडियाबैटिक के लिए। एडियाबैटिक का मतलब पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब मैंने क्या बताया था फर्स्ट क्लास में कि हम वर्क कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर द पीवी कर्व। अब एरिया दिख ही रहा होगा आपको, किसमें ज्यादा होगा, एरिया आइसोथर्मल के केस में ज्यादा होगा। सो एरिया अंडर द पीवी कर्व, एरिया अंडर द पीवी कर्व इज मोर इन केस ऑफ आइसोथर्मल। area under the PV curve is more in case of आइसोथर्मल। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो किसके क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क है वो किस केस में ज्यादा होगा, वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जो ग्राफ से भी पता लगा दिया और मैंने कॉन्सेप्चुअली बताया। नाउ वी विल फाइंड कि कितना वर्क होता है एक्चुअली इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन, जिसके लिए हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम पढ़ेंगे वर्क डन इन एडियाबैटिक रिवर्सिबल गैस। तो कंडीशन क्या है, एडियाबैटिक कंडीशन है और रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो हमने एडियाबैटिक के लिए क्या पढ़ा अभी कि पीवी गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमने पढ़ा था। अब हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ। सो क्या हो जाएगा, पहले प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, पहले वॉल्यूम को करते हैं डिफरेंशिएशन। सो गामा आगे आ जाएगा और v बन जाएगा गामा माइनस 1 और ये बन जाएगा dv प्लस v गामा को कांस्टेंट रखेंगे और प्रेशर का हो जाएगा dp। कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है, सो 0। नाउ अब हम क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय v गामा माइनस 1। हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को बोथ साइड्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं v गामा माइनस 1 से। अभी v गामा माइनस 1 से v गामा माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा। सो यहां पे हो जाएगा p गामा dv प्लस जब हम v गामा को v गामा माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, v dp, जो कि किसके इक्वल होगा, 0 के। अब हमको आइडियल केस से क्या पता है, आइडियल केस से हमको पता है pv इक्वल्स टू rt। अगर हम डिफरेंशिएशन करें, पार्शियल डिफरेंशिएशन, सो p dv प्लस v dp इक्वल्स टू r dt। हमको ये मिलेगा, ये मिल जाएगा हमको। अब हम क्या करेंगे, हम v dp की वैल्यू निकालेंगे। सो v dp की वैल्यू क्या हो जाएगी, r dt माइनस p dv। अब ये जो वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहां से क्या बनेगा, सो ये फर्स्ट है। सो फ्रॉम फर्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, v dp इक्वल्स टू माइनस ऑफ p गामा dv, और v dp वैल्यू क्या है, r dt माइनस p dv इक्वल्स टू माइनस p गामा dv। अब मैं p dv को तो ले जाता हूं, सो r dt विल बी इक्वल्स टू माइनस p गामा dv प्लस p dv क्या ले लेता हूं मैं, कॉमन ले लेता हूं और ये बन जाएगा 1 माइनस गामा। r dt किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस गामा के इक्वल हो गया। अब मैं क्या करता हूं, p dv इक्वल्स टू क्या लिखता हूं, r dt अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, अब ये डिफरेंशिएशन फॉर्म्स में, तो मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा बोथ साइड्स। सो p dv एंड इंटीग्रेशन ऑफ r dt अपॉन 1 माइनस गामा। इसको इंटीग्रेट करूंगा v1 टू v2, t1 से t2। ये जो है ये क्या है, रिवर्सिबल केस में क्या होता है, दिस इज वर्क। सो ये मैक्सिमम वर्क आ गया। r कांस्टेंट है, 1 माइनस गामा कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, dt का t हो जाएगा, सिंपल t। सो r अपॉन 1 माइनस गामा, इट विल बी t2 माइनस t1। dt का डिफरेंशिएशन, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर t, जो हो जाएगा t2 माइनस t1। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा, w मैक्सिमम इक्वल्स टू r t2 माइनस r t1 1 माइनस गामा। अब हमको पता है कि गामा जो होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है, विच मीन्स 1 माइनस गामा हमेशा क्या होगा,
नेगेटिव होगा, 1 माइनस गामा हमेशा नेगेटिव होगा। तो अब किस पे डिपेंड करेगी रिएक्शन की वॉल्यूम का जो वर्क का साइन है वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि 1 माइनस गामा हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज गामा इज ग्रेटर देन 1, सो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा वर्क का साइन। सो हम पहला केस लेते हैं जिसमें T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर T2 बड़ा है T1 से तो न्यूमरेटर पॉजिटिव डिनोमिनेटर नेगेटिव, तो वर्क क्या आ जाएगा नेगेटिव। वर्क नेगेटिव मतलब वर्क is done on the system, work was done on the system, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। सेकंड केस लेते हैं, T1 इज ग्रेटर देन T2। इस केस में क्या होगा वर्क, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 विच मींस ये नेगेटिव हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर तो नेगेटिव है ही, सो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो W मैक्स हो जाएगा पॉजिटिव। सो इस केस में क्या होगा वर्क इज डन by the system. So from this formula you can easily find the maximum work in case of adiabatic reversible expansion or compression. So इस फॉर्मूले को हम कैसे लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं हम वर्क मैक्सिमम को, हमको पता है RT किसके इक्वल है PV के, अगर 1 मोल है तो RT किसके इक्वल होगा PV के, हम लिख सकते हैं P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। सो अगर आपको क्वेश्चन में P और V की वैल्यू दे रखी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर की फॉर्म्स में दे रखा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना। सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला एंड दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सो दैट्स ऑल इन दिस क्लास। सो इन द नेक्स्ट क्लास मैं पढ़ाऊंगा आपको जूथ थॉम्सन इफेक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, साथ में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिश करेंगे नीट और IIT JEE के। और मैं जो पार्ट 1 का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, जस्ट फर्स्ट पार्ट 1 को देखें आप, उसके बाद सेकंड पार्ट को देखें जिससे कि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं आपको जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।